हेलो, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद मुजफ़्फ़र भट्ट आपका स्वागत करता है एग्ज़ाम्स मेड इजी यूट्यूब चैनल में, जहां पर आप तैयारी कर रहे हैं जेके एसएसबी एग्ज़ाम की। तो जो हमारा इस वक्त का सेशन है वो साइंस जो लेक्चर सीरीज़ है उसका आज का टॉपिक है जो हम चल रहे हैं, पार्ट नंबर 4, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इस पार्ट 4 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटोजोन से जो डिजीज़ होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट क्या होता है। इससे पहले कि हम टॉपिक पे चले जाएं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे लेक्चर्स को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। आपसे फिर से गुजारिश है कि इसको शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए, क्योंकि उससे हमें एक इंस्पायरेशन मिलती है और आपको भी आपका मटेरियल जो हम लाते हैं उसमें और ज़्यादा तवज्जो से काम करें। तो चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे डिजीज इज काज्ड बाय प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स, प्रो मीन्स फर्स्ट एंड जोन्स मीन्स एनिमल्स। वो सबसे पहले वाले एनिमल जो प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन में आते हैं सारे सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, और ये सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जितने भी पैथोजेंस हैं उनसे कुछ ना कुछ डिजीज़ तो पैदा ही होता है इंसान में। तो चलते हैं, पता करते हैं कि कौन कौन से डिजीज़ से होते हैं और इनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले वाला मलेरिया। मलेरिया नाम तो आपने सुना ही होगा। इसमें जो पैथोजन रहता है यानी कि डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहता है इसमें, वो रहता है मलेरियल पैरासाइट। और उसमें प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोन में, इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ रहती हैं। तो इस पैथोजन को कहते हैं मलेरियल पैरासाइट, और ये बिलोंग करता है प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ से। ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? इट इज़ बाय बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज जो इसको कैरी करती हैं मलेरियल पैरासाइट को। और वो कौन कैरी करता है? एक फीमेल मॉस्किटो जिसको बोलते हैं एनोफिलस मॉस्किटो। ये याद रहिए आपको, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। इंक्यूबेशन पीरियड रहता है अप्रॉक्सीमेटली 12 डेज। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। अगर इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में आपने जानना है तो हमारे पहले वाले लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। इस तरह से ये लेक्चर एक सीरीज़ बन जाती है। जैसे आपने पहला लेक्चर देखा तभी आपको दूसरा लेक्चर समझ में आ जाएगा, दूसरा देखा तो तीसरा समझ में आ जाएगा, तीसरा देखा तो चौथा समझ में आ जाएगा। ये एक सीक्वेंस में लेक्चर्स रहते हैं। इसलिए हम आपसे ये एडवाइस करते हैं कि अगर आपने ये लेक्चर्स अच्छी तरह से समझना है तो इसके लिए आपसे पहले जो लेक्चर हमने अपलोड करे हुए हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा। ये लेक्चर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। चलते हैं, अब इंक्यूबेशन पीरियड जो इसका होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 12 डेज। तो अब सिम्टम्स क्या रहते हैं? हेडेक, बिल्कुल सर दर्द रहता है। न्यूसिया, कम हिम्मती यानी कि इंसान हिम्मत नहीं जुटा पाता है। एंड मस्कुलर पेन, फीलिंग ऑफ चिल्लीनेस यानी कि बहुत सर्दी लगना। एंड शिवरिंग, बहुत थरथराहट होना। फॉलोड बाय फीवर, फीवर भी आ जाना, बुखार आ जाना। विच बिकम्स नॉर्मल अलॉन्ग विद स्वेटिंग आफ्टर सम टाइम। जैसी स्वेटिंग होती है तब फिर से ठीक हो जाता है। लेकिन आपने ये सब तो देखा ही होगा, कश्मीर में ज़्यादा ही चलता है। तो इसमें आप ना उससे कंसिडर मत करो जो कश्मीर में होता है, चिल्लीनेस, शिवरिंग, फीवर। ये तो कुछ और ही है, और ही सिम्टम्स है जैसे हेडेक, न्यूसिया, मस्कुलर पेन। ये मलेरियल से आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। द पेशेंट बिकम्स वीक एंड एनीमिक। वीक, बहुत कमज़ोर हो जाना। एनीमिक यानी कि खून की कमी रहना, ठीक है ना। इफ़ नॉट ट्रीटेड, अगर अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया गया, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन में लीड टू डेथ। जो उसके बाद कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, तब इट में लीड टू द डेथ। ओके, तो चलते हैं थोड़ा सा आगे, प्रिवेंशन एंड क्योर कैसे करते हैं इसकी। पहला वाला, फिटिंग ऑफ डबल डोर एंड विंडोज़। जैसे हम लगाते हैं जाली वाली वगैरह, यानी कि मॉस्किटोज़ को बिल्कुल अंदर नहीं आने देना है, अपने आप को काटने नहीं देना है, ठीक है ना। तो बहुत सारी उसमें आती हैं हमारी, जैसे जाली लगाना, वो कुछ ऑल आउट मैट्स जला देना और प्रिवेंट करना मॉस्किटोज से अपने हाउस को। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट एंड मॉस्किटो रिपेलेंट्स, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी, और इसी तरह से मॉस्किटो रिपेलेंट उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
नो वाटर शुड बी अलाउड टू कलेक्ट इन डीचेस और अदर ओपन स्पेस टू प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग। लाइक क्या कहते हैं कि मतलब कुछ समय पर जो पानी जो ढका हुआ नहीं होता है वहाँ पर एनाफिलस मॉस्किटो जाकर वहाँ पर एग्स देती हैं और एग्स से फिर से मॉस्किटोज निकल आते हैं। तो जितने मॉस्किटोज संख्या में होंगे तो उतनी ही बीमारी ज़्यादा फैलेगी। इसलिए आपने ये काम करना है कि ये जो डिचेस में पानी खुला रहता है उसको नहीं रहने देना है। स्प्रिंकलिंग ऑफ kerosene ऑयल इन डीचेस और अदर ओपन स्पेस वेयर वाटर गेट्स कलेक्टेड, और जहाँ जहाँ से वाटर कलेक्ट हो जाता है वहाँ से आपने केरोसिन ऑयल की क्या करनी है, स्प्रे करनी है। ठीक, थोड़ा सा आगे चलते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग्स टू बी टेकन, और एंटी मलेरियल ड्रग्स जितने भी आते हैं वो लेने हैं एक मरीज को। ठीक है ना बेटा, ये समझ में आ गया। चलते हैं थोड़ा सा आगे। एम्यूबिएसिस, ये एक एम्यूबिक डिसेंट्री होती है। एम्यूबिएसिस एम्यूबा एंटी एम्यूबा हिस्टोलिटिका से होती है। तो पैथोजन इसका है एंटी एम्यूबा हिस्टोलिटिका। ये भी एक प्रोटोजोन ही है, ये सॉरी प्रोटिस्ट है। तो यहाँ पर भी इससे एक पैथोजन है और इससे क्या होती है, एम्यूबिक डिसेंट्री, और इसका पैथोजन है एंट एम्यूबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, जूलॉजिकल नेम है इसका। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि अगर फूड और वाटर कॉन्टेमिनेट हो, किससे कॉन्टेमिनेट, इसी एंटी एम्यूबा हिस्टोलिटिका इसमें पाए जाए तो इससे हो सकता है। ठीक है ना बेटा, तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या है। फॉर्मेशन ऑफ अल्सर्स इन इंटेस्टाइन्स, अल्सर्स इन इंटेस्टाइन्स, छेद पड़ जाना इंटेस्टाइन में। ठीक है ना, तो ये एक सिम्टम है इसका। दूसरा सिम्टम क्या है, फीलिंग ऑफ एब्डोमिनल पेन एंड न्यूसिया, एब्डोमिनल पेन हो जाना और कम हिम्मती आ जाना, यानी मतलब आप काम करने के मतलब मूड में नहीं रहेंगे जो मरीज होगा, सॉरी। और एक्यूट डायरिया एंड म्यूकस इन स्टूल, और बहुत सारा डायरिया होता है ये मरीज और म्यूकस निकलता है स्टूल से। राइट, चलते हैं थोड़ा सा आगे। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इसकी, प्रॉपर सैनिटेशन करनी शुड बी मेंटेन्ड। जितनी भी आपने मतलब इस मरीज़ को चाहिए कि बहुत सारी सफाई रखे, सफाई बिल्कुल रखे। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मस्ट बी प्रॉपरली वॉश्ड बिफोर ईटिंग, जो भी कुछ खाए उसको वॉश करना है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स में बी गिवन टू द पेशेंट, और पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स भी देने हैं एज पर द डॉक्टर शेड्यूल। ठीक है ना, जैसे डॉक्टर कहेगा वैसे एंटीबायोटिक्स देने हैं। खुद सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, वो इट में लीड टू अदर सीवियर डैमेजेस। ओके, सो इसके बाद हमारा है दूसरा वाला, डिजीज कॉज्ड बाय वर्म्स, यानी हेलमिंथस। हेलमिंथस से कौन कौन से डिजीजेस पैदा होते हैं, तो यहाँ पर है हमारे फिलरियासिस, फिलैरिएसिस। ठीक है ना, तो इसमें एक पैथोजन वर्म होती है, फिलैरियल वर्म, उसको बोलते हैं वॉचेरिया ब्रोंक्रोफिटाई, ब्रोंक्रोफ्टी। ठीक है ना, बैंक्रोफ्टी। तो यहाँ पर ये नाम आप याद रखिए, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर हो जाता है, लेकिन जब आप 1 2 3 दफ़ा इसको बोलोगे तो ठीक हो जाएगा। दो फिलेरियल वर्म जो होता है वो वॉचेरिया से होती है, वॉचेरिया बैंक्रोफ्टी। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होती है बाइट्स ऑफ मॉस्किटोज, यही ईडिस मॉस्किटो या क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है ना, तो ये इसके रहते हैं ट्रांसमिशन, यानी कि ट्रांसमिशन में ये वेक्टर्स रहते हैं, एजेंट्स रहते हैं जो इस वॉचेरिया को, इस वर्म को, इस फ्लैरियल वर्म को ये कैरी करते हैं और हेल्दी पर्सन में इनॉकुलेट कर देते हैं। सिम्टम्स क्या रहते हैं इसके बेटा, फीवर, कलेक्शन ऑफ इंडोथेलियल सेल्स एंड मेटाबोलाइट्स इन द वॉल्स ऑफ द लिम्फ वेसल्स, यानी कि लिम्फ वेसल में ये इंडोथेलियल और मेटाबोलाइट्स में क्या होते हैं, ये वहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं। और स्वेलिंग टेक्स प्लेस इन द सर्टन पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक लेग्स, ब्रेस्ट एंड स्क्रॉटम। लेग्स में स्वेलिंग पैदा हो जाती है, ब्रेस्ट्स में हो जाती है, स्क्रॉटम में हो जाती है। स्वेलिंग ऑफ लेग्स विच अपीयर्स एज लेग ऑफ एलिफेंट, इतनी स्वेलिंग हो जाती है कि बराबर एलिफेंट की लेग लगती है। सो दिस डिसीज आल्सो कॉल्ड एज एलिफेंटिएसिस। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, एलिफेंटिएसिस। फिलैरिएसिस को एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं। लाइक यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम मैंने बताया है, तो यहाँ पर आप देखें कि बिल्कुल एलिफेंट के लेग की जैसी है। प्रिवेंशन रिकवर कैसे करें इसको बेटा, मैश डोर्स एंड विंडोज इन द हाउस, चेक द एंट्री ऑफ मस्कीटोज।
यहाँ पर भी आपने जाली लगानी है। विंडोज़ में भी, डोर्स में भी मस्किटोज़ की एंट्री को बिल्कुल रोकना है। द वाटर कलेक्टेड इन टैंक्स और अदर आर्टिकल शुड बी प्रॉपरली कवर्ड, और यहाँ से भी आपने ये कवर करना है। ठीक है ना बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ पे, जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब तक जितना भी हमने पढ़ा वो थी कम्युनिकेबल डिजीज़, लेकिन अब से हम पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होते हैं जो स्प्रेड नहीं होते हैं बिल्कुल। अगर किसी अनहेल्दी पर्सन में कोई डिजीज़ पाया जाता है तो उसके छूने या उसके कांटेक्ट करने से वो फैलता नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। उससे पहले जो हमने डिजीज़ पढ़ी वो सारी के सारी कम्युनिकेबल थे, और इंसान को ख्याल रखना पड़ता है कि कोई अगर ऐसा डिजीज़ वाला पर्सन हो तो उससे दूर ही रहे, उसके कांटेक्ट में ना आए, और उसको एडवाइस करें कि आपने बिल्कुल आइसोलेट होना है और आपने क्या करना है, इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी है। तो डायबिटीज़ मिलेटस एक सबसे पहला वाला है। डायबिटीज़ मिलेटस दिस डिसीज़ कैन बी डायग्नोज बाय द ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। इसकी डायग्नोसिस कैसे हो सकती है, या तो ब्लड टेस्ट किया जाता है या यूरिन टेस्ट किया जाता है। काजेस लेस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन फ्रॉम द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से इंसुलिन का कम निकलना। मेंटल स्ट्रेस आ जाता है, बिल्कुल परेशान रहता है आदमी। थ्रू हेरिडिटरी फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, ये हेरिडिटी में भी आता है। अगर किसी पेरेंट को होता है तो हेरिडिटी में भी चला जाता है, यानी कि उसके बच्चों को भी लग सकती है ये बीमारी। सिम्टम्स क्या होता है, मोर ग्लूकोज इन ब्लड, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आता है ब्लड में। एक्सेसिव एंड फ्रीक्वेंट पासिंग ऑफ यूरिन, बहुत ज़्यादा यूरिन आता है। फीलिंग थर्स्टी एंड हंग्री फ्रीक्वेंटली, और यहाँ से भूख भी ज़्यादा लगती है और प्यास भी ज़्यादा लगती है। रिड्यूस्ड हीलिंग कैपेसिटी ऑफ इंजरी, अगर किसी मरीज़ को ज़ख्म लग जाए तो वो ठीक जल्दी से नहीं होता है, या तो ठीक ही नहीं होता है। जनरल वीकनेस ऑफ द बॉडी, बहुत वीकनेस आती है बॉडी में। इन एक्सट्रीम केसेस डायबिटिक कॉमा कैन टेक प्लेस मेकिंग द पेशेंट अनकॉन्शियस, तो इससे क्या होता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और आप में डेथ भी हो सकती है। प्रिवेंशन एंड क्योर, कंट्रोल द एक्सेसिव वेट ऑफ द बॉडी। तो प्रिवेंशन एंड क्योर कैसे, यानी कि बहुत सारा वेट जो बॉडी का है इसको कंट्रोल करना है। ए रेगुलेटेड एंड कंट्रोल डाइट इज़ टू बी टेकन, यानी कि बहुत परहेज करना है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर, तो यहाँ पर आपने बहुत सारी प्रिवेंशन के मामले लेने हैं, यानी कि जो इसके अगेंस्ट जाती है वही खाना है, जो इसको मतलब बढ़ावा देती है वो नहीं खाना है। ठीक है ना। द फूड शुड नॉट कंटेन शुगर एंड मच कार्बोहाइड्रेट्स, तो शुगर से बिल्कुल परहेज़ करना है, कार्बोहाइड्रेट से भी परहेज़ करना है। इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिफोर मील्स, मील्स जो भी खाएं तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेना है, इफ़ रिक्वायर्ड ओनली ऑन डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, और ये भी आपको डॉक्टर ही उस मरीज़ को एडवाइस करता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है दूसरा वाला डिजीज़। जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, कॉमन काज क्या है इसका, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ए काइंड ऑफ फैट इन द वॉल्स ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज विच रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट मसल्स, दिस लीड्स टू हार्ट अटैक। कॉमन काजेज यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, यानी कि जो नसें होती हैं उन पे क्या चर्बी चढ़ जाती है, और चर्बी चढ़ने के बाद इनमें से जो ल्यूमन होता है, जहाँ से ब्लड की एंट्री एग्जिट होता है, यानी कि बहाव रहता है, उसकी जो जगह होती है वो कम हो जाती है, और ब्लड का आना जाना बिल्कुल इफेक्ट रहता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो यहाँ पर डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोई मरीज़ अगर वो चाहे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो रही है तो उसको चाहिए कि उसके लिए ट्रीटमेंट ले ले, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का होना ब्लड में ये बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है बेटा, तो कोलेस्ट्रॉल को चेक, कोलेस्ट्रॉल को ज़रूरी चेक करना है। लेट अस सी द नेक्स्ट वन, ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई, जैसे ही ब्लड सप्लाई कम हो गई एंड रिड्यूस्ड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा अवेलेबल टू द मसल्स, हार्ट एफिशिएंसी इज इफेक्टेड। जैसे ऑक्सीजन नहीं चल रहा है, ब्लड नहीं चल रहा है, तो हार्ट की एफिशिएंसी जो होती है ये इफेक्ट रहती है ड्यू टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और स्ट्रेस और स्ट्रेन पैदा हो जाता है। ओबिसिटी, ओवरवेट, यानी कि इससे क्या होता है, ओबिसिटी भी हो जाती है, ओवरवेट भी हो जाता है। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ओबिसिटी मीन्स चर्बी चढ़ जाना, और हाई ओवरवेट हो जाना बॉडी का, और उससे क्या होता है, हमेशा दिल पर दबाव रहता है और स्ट्रेस और स्ट्रेन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जा सकता है। तो सिम्टम्स क्या है, परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहना। इट में डैमेज द आर्टरीज ऑफ किडनी, और किडनी में भी आर्टरी को डैमेज हो जाता है। इन एक्सट्रीम केसेस द आर्टरी में बर्स्ट और ब्लाइंडनेस में भी कॉज्ड, और
आर्टरीज बर्स्ट हो सकते हैं और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। इट में आल्सो कॉज पैरालिसिस भी हो सकती है इससे। अगर स्ट्रोक वगैरह आया तो पैरालिसिस भी हो सकती है। प्रिवेंशन क्योर, डू नॉट बिल्ड अप मेंटल टेंशन नहीं लेना है। लो फैट डाइट शुड बी टेकन, बिल्कुल फैटी नहीं खाना है। और वेट ऑफ द बॉडी मस्ट बी केप्ट अंडर कंट्रोल, और वेट ज़्यादा से ज़्यादा कम करना पड़ेगा। गुड ईटिंग हैबिट शुड बी कल्टिवेटेड, और जो आपकी हीटिंग हैबिट्स इस मरीज़ के रहते हैं उसको कम करना है, और वही ईटिंग हैबिट्स डालने हैं जो उसके अगेंस्ट जाती है। मेडिसिन में भी टेकन एज पर डॉक्टर्स एडवाइस, और इसका ट्रीटमेंट भी लेना है डॉक्टर्स की एडवाइस पर, मेडिसिन भी लेने हैं। और नंबर नेक्स्ट, कोरोनरी हार्ट डिजीज क्या होता है? इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? सीवियर पेन इन द चेस्ट, गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, और आपको और उस मरीज़ को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, तो ये है दूसरा वाला डिजीज़, कोरोनरी हार्ट डिजीज़। इसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है चेस्ट में, और सांस लेने में भी परेशानी होती है। इंटेंस न्यूसिया एंड वोमिटिंग, बहुत कम हिम्मत हो जाना और वोमिटिंग भी होना। लॉट्स ऑफ स्वेटिंग टेक्स प्लेस, बहुत सारा पसीना आना। ब्लड क्लॉट में बी फॉर्मड विद इन द ब्लड वेसल्स, तो अंदर ही से ब्लड क्लॉट हो जाता है। देखो कितना खतरनाक है। यानी कि ब्लड जब इंजरी लगती है तो बाहर से ब्लड क्लॉट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा डिजीज़ है कि अंदर नस में ही ब्लड क्लॉट हो जाता है। जैसे नस में ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नसें ब्लॉक पड़ जाएंगी। प्रिवेंशन क्योर क्या है? ए डाइट लो इन सैचुरेटेड फैट्स में कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो वही डाइट खाना पड़ेगा जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाए। ठीक है बेटा। साउंड ईटिंग हैबिट शुड बी डेवलप्ड, साउंड बहुत अच्छा खाना है आपने, बहुत बिल्कुल अच्छा ऐसे इन द सेंस के जो इस डिजीज़ को रोके न कि बढ़ावा दे। ओवरवेट शुड बी चेकड, जैसे किसी मरीज़ को ओवरवेट है तो उसको क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है, वेट घटाना है, कम खाना है, वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें लेनी है जो फेट को क्या करे? डिज़ोल्व कर दे फेट को, तो उससे उसका वेट कम हो जाना चाहिए, और ये उसको काफ़ी मदद देगा। अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, बहुत स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल ड्रिंकिंग नहीं करनी है, ड्रग्स नहीं लेने हैं। टेक ट्रीटमेंट अंडर ए क्वालिफाइड डॉक्टर, जो भी कोई अच्छा डॉक्टर हो यानी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो उसके पास जाएं और उससे इलाज करवाएं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी कैन डायग्नोज द डिजीज़, और ईसीजी से ही पता चलता है। बाईपास सर्जरी इज परफॉर्म इन एक्सट्रीम केसेस, अगर ज़्यादा हो जाए तो बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। इसके बाद में हमारा और एक डिजीज़ है उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस इज एन एज डिपेंडेंट डिसऑर्डर, यानी कि ये एज पर डिपेंड करता है, जितनी एज होगी उस लिहाज से। विथ लॉस ऑफ द नॉर्मल डेंसिटी ऑफ बोन, यानी कि बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। द बोन्स बिकम फ्रेजाइल, बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाती हैं। एंड आर इजीली फ्रैक्चर्ड, यानी कि फ्रैक्चर भी हो सकता है, यानी जब बोन्स कमज़ोर हो गए तो फ्रैक्चर हो सकता है। बोन्स दैट आर इफेक्टेड बाय द ऑस्टियोपोरोसिस कैन फ्रैक्चर्ड with only a minor fall or injury. Elderly men and women are most susceptible because of the hormonal change with which occur with advancing age. यानी कि जितना जितना एज बढ़ती रहेगी उतनी उतनी ऑस्टियोपोरोसिस आ चुकी होती है। ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स विटामिन डी का ख़त्म हो जाना, और विटामिन डी की कमी से ये हड्डियों का हाल रहता है। यानी कि थोड़ा सा आप तेज़ नहीं चल सकते, तेज़ छलांग नहीं मार सकते, वहाँ पर खतरा रहता है कि उन हड्डियों का फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो हार्मोनल चेंज भी कुछ आ जाती है तो उससे भी ये देता है। ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स क्या रहते हैं? द पर्सन सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस मे नॉट नो अबाउट देयर कंडीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जितने भी पर्सन इस बीमारी में होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो चुकी है, बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस डज नॉट कॉज क्लियर कट सिम्टम्स, वन मे नॉट रियलाइज टिल ए बोन फ्रैक्चर। यानी कि इसमें तो कोई ऐसा सिम्टम नहीं है कि जिससे लगे कि मतलब ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है, लेकिन जब पता चलता है कब? जब हड्डी का फ्रैक्चर हो जाता है, बोन फ्रैक्चर हो जाता है,
तब पता चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है। द सिम्टम ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस आर रिलेटेड टू द लोकेशन ऑफ द फ्रैक्चर। तो लोकेशन ऑफ द फ्रैक्चर पता चलता है। फ्रैक्चर्स ऑफ द स्पाइन कैन कॉज सीवियर बैंड लाइक पेन दैट रेडिएट्स अराउंड फ्रॉम द बैक टू द साइड ऑफ द बॉडी। ठीक, तो जहाँ पर फ्रैक्चर होता है अगर स्पाइन में हो तो वहाँ पर बहुत सारी पेन हो जाती है और रेडिएट करती है फ्रॉम द बैक टू द साइड ऑफ द बॉडी। Repeated spine fractures can cause chronic lower back pain as well as curving of the spine, which gives the individual a hunched back appearance। और इस पेन से क्या बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और पूरी बॉडी में फैल जाती है। Some patients with osteoporosis develop stress fractures ऑफ द फीट वाइल वॉकिंग और स्टेपिंग ऑफ। और यहाँ पर भी पेशेंट्स क्या ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से बहुत स्ट्रेस मतलब फील करते हैं। तो हिप फ्रैक्चर्स टिपिकली ऑकर एज ए रिजल्ट ऑफ फॉल। तो वहाँ पर ज़्यादा खतरा रहता है हिप फ्रैक्चर का विद ऑस्टियोपोरोसिस। हिप फ्रैक्चर्स कैन ऑकर अपॉन इवन माइनर एक्सीडेंट, छोटे छोटे एक्सीडेंट्स में भी हो सकता है। हिप फ्रैक्चर्स में टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम टू हील बिकॉज ऑफ पुअर बोन क्वालिटी। और अब जब किसी को फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पर बोन क्वालिटी भी ठीक नहीं है तो उस फ्रैक्चर को ठीक होने में बहुत सारा टाइम लगता है। ट्रीटमेंट क्या है इसकी? पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस आर जनरली ट्रीट विद विटामिन डी। विटामिन डी इनको दिया जाता है क्योंकि विटामिन डी की बहुत सारी कमी रहती है इस एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स। और कैल्शियम ही असल में क्या बोलते हैं कि हम धूप में जाओ वहाँ से आपको विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी तभी मिलेगा आपको जब आपकी बॉडी में कैल्शियम हो। कैल्शियम फिर चेंज होता है विटामिन डी में, ठीक है ना। तो आप धूप में बैठो लेकिन आपकी बॉडी में कैल्शियम होना चाहिए जो कि बाद में कैल्शियम कन्वर्ट होकर विटामिन D3 बन जाए। ठीक, तो धूप में असल में विटामिन डी नहीं होता है बल्कि कैल्शियम को मदद करता है विटामिन डी बनने में। इन एडिशन दे आर एडवाइज्ड बेड रेस्ट सो दैट द कंडीशन डज नॉट वर्सन। और ऐसे पेशेंट को क्या दिया जाता है? बेड रेस्ट। चेंजेस टू लाइफस्टाइल एंड डाइट आर आल्सो रिकमेंडेड। और लाइफस्टाइल जो इनका ऑलरेडी में होता है उसको चेंज करना पड़ता है एज पर द डॉक्टर शेड्यूल। और डाइट में भी इनको शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ता है। द पेशेंट्स आर एडवाइज्ड टू टेक कैल्शियम एदर वाई डाइटरी मीन्स और वाई सप्लीमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। तो कैल्शियम देना पड़ता है इस पेशेंट को, या तो उसके डाइट में होगा या तो टैबलेट फॉर्म में होगा। सिंस बॉडी एब्जॉर्ब्स अबाउट 500 मिलीग्राम कैल्शियम एट ए गिवन टाइम द कैल्शियम इनटेक शुड बी स्प्रेड थ्रू आउट द डे। और जो बॉडी हमारी है उसको चाहिए 500 मिलीग्राम कैल्शियम, ठीक है। तो यही कैल्शियम पूरी बॉडी में चलता रहता है। एक्सरसाइज आल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट पर्सन फ्रॉम द रिस्क गेटिंग ऑस्टियोपोरोसिस। और जितनी एक्सरसाइज करेगा मैन उतना कम ऑस्टियोपोरोसिस होगा। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू डू एक्सरसाइज फॉर ऑस्टियोपोरोसिस अंडर द गाइडेंस ऑफ ए प्रोफेशनल फिजियोथेरापिस्ट। और जो ये ऑस्टियोपोरोसिस की एक्सरसाइजेस होती हैं तो फिजियोथेरापिस्ट से क्या करना है? संपर्क, और संपर्क करके वो उसी लिहाज से बताएगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद में और चौथा वाला खतरनाक बीमारी है वो है कैंसर, अल्लाह बचाए। इट इज़ द मोस्ट अनकंट्रोल्ड एंड अनवांटेड ग्रोथ ऑफ द सेल्स। अनकंट्रोल्ड एंड अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स, ये याद रखिएगा। यानी कि ग्रोथ तो होती है सेल्स में, वो होती है कंट्रोल्ड ग्रोथ। और यहाँ पर जो ग्रोथ होती है सेल्स की, एक तो अनकंट्रोल्ड होती है, दूसरा अनवांटेड होती है, जितना नहीं चाहिए उतनी होती है, ठीक है ना। काज, नो डेफिनेट काज हैज़ बीन अराइव्ड सो फार। अभी तक कोई काज नहीं आया है। हाउएवर इट इज फाउंड दैट बॉडी हैज़ प्रोटोऑन्कोजीन्स। तो यहाँ पर जो बॉडी जिसमें कैंसर पाया जाता है वहाँ पर होते हैं प्रोटोऑन्कोजीन्स, ठीक है ना। दीज आर एक्टिवेटेड बाय सम सब्सटेंसेस टू स्टिमुलस व्हिच कन्वर्ट दीज इनटू एक्टिव कैंसर काजिंग ऑन्कोजीन्स। और यहाँ पर इसको एक्टिवेट किया जाता है किसी सब्सटेंस से और स्टिमुलस मिलता है और ये चेंज हो जाते हैं कैंसर काजिंग ऑन्कोजीन्स में। प्रोटोऑन्कोजीन्स का चेंज हो जाते हैं काजिंग कैंसर ऑफ ऑन्कोजीन्स। हैवी स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म नहीं करनी चाहिए। च्यूइंग ऑफ टोबैको नहीं करना चाहिए। कॉन्सिस्टेंट इरिटेशन ऑफ स्किन और रिपीटेड इंजरी एट द सेम पॉइंट।
और यहाँ पर भी देखिए कॉन्सिस्टेंट इरिटेशन, ठीक है ना, ऑफ स्किन में इरिटेशंस आना और रिपीटेड इंजरी, एक ही जगह पर बार बार लगना, ठीक है ना। कैंसर इज अ काइंड ऑफ ट्यूमर्स ग्रोथ, और इसको क्या कंसिडर किया जाता है, ट्यूमर्स ग्रोथ। ट्यूमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के ट्यूमर्स हैं। पहले वाला बिनाइन ट्यूमर, ठीक है, बिनाइन ट्यूमर, इट रिमेन्स कन्फाइंड टू द प्लेस ऑफ द ओरिजिन एंड डज नॉट स्प्रेड टू अदर बॉडी पार्ट्स, रिलेटिवली हार्मलेस। तो पहला वाला ट्यूमर जो है वो है बिनाइन ट्यूमर, और ये जहाँ पर होता है ट्यूमर वहाँ पर ही रहता है, फैलता नहीं है और ये रिलेटिवली हार्मलेस रहता है। अब है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर, इट स्प्रेड्स टू द अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना, एंड ग्रोथ इज रैपिड, दिस इज सीरियस एंड मे कॉज डेथ टू द पेशेंट्स। और यहाँ पर ये जो है, ये कैंसर, ये वाला कैंसर, ये जो ट्यूमर होता है, ये एक दफ़ा किसी मरीज़ में आ गया तो ये फैलता है, अदर बॉडी पार्ट्स में भी फैलता है, और ये बहुत ख़तरनाक है, और बिल्कुल पेशेंट इससे क्या मर जाते हैं। सिम्टम्स क्या रहते हैं, persistent lump or thickness in the tissue, especially in tongue, breast, यूट्रस। और यहाँ पर बहुत सारी क्या होती है, थिकनेस हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है टिश्यू में, और ज़्यादातर कहाँ रहती है, टंग में, यानी ज़ुबान, ब्रेस्ट और यूट्रस में। एनी इरेगुलर ब्लीडिंग और ब्लड टिंग्ड डिस्चार्ज फ्रॉम एनी बॉडी ओपनिंग, और इरेगुलर ब्लीडिंग हो जाती है, कहीं से भी बॉडी की ओपनिंग जहाँ से रहती है वहाँ से ब्लड का निकलना। एनी सोअर दैट डज नॉट हील क्विकली, एक ऐसा जख्म जो अच्छी तरह से मतलब जल्दी क्विकली हील नहीं होता है। चेंज इन द फॉर्म ऑफ मोलर वार्ड, परसिस्टेंट हॉर्सनेस इन वॉइस, कफ और डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, ठीक। प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है, कैंसर चेकअप शुड बी डन वंस ए ईयर, तो वंस ए ईयर करना चाहिए। ट्रीटमेंट शुड बी टेकन अंडर मेडिकल एडवाइस। अवॉइड स्मोकिंग, टेकिंग अल्कोहल एंड च्यूइंग ऑफ टोबैको। देखिए ये बार बार आ रहा है, इसलिए स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए और टोबैको चबाना नहीं चाहिए। ऑब्जर्व रेगुलरिटी इन लाइफ स्टाइल टू कीप बॉडी हेल्दी, और रेगुलरिटी देखिए बॉडी स्टाइल में, लाइफ स्टाइल में, जिससे आप हेल्दी रह सकें। अब है हमारा एलर्जी। एलर्जी में इंक्लूड्स ए ग्रुप ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, और एलर्जी में बहुत सारे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज रहते हैं। नो डेफिनेट काज इज नोन, एलर्जी का डेफिनेट काज नहीं पता। इट इज बिलीव्ड दैट दे ऑकर ड्यू टू हाइपर सेंसिटिवनेस ऑफ द सर्टेन इंडिविजुअल्स टू फॉरेन मैटर एलर्जेंस विच में एंटर इनसाइड द बॉडी, ठीक है ना। कोई चीज़ जो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है फिर भी बॉडी में चली जाती है तो उससे एलर्जी होती है, और उन चीज़ को एलर्जेंस कहते हैं। सिम्टम्स में भी स्नीजिंग, बिल्कुल, गैस्पिंग, रनिंग ऑफ आइज, इरिटेशन ऑफ थ्रोट और ट्रेकिया, रनिंग ऑफ नोज भी होता है, ठीक है, गैस्पिंग, रनिंग ऑफ आइज, इरिटेशन ऑफ थ्रोट और ट्रैकिया। एलर्जेंस में भी पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, फीदर्स हो सकते हैं, सम एनिमल्स और इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, ड्रग्स भी हो सकती हैं, मेडिसिन एंड ऑर्डर भी हो सकता है। कभी कभार किसी ने खुशबू लगाई तो कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि उनकी खुशबू की वजह से उनमें क्या हो जाता है, फ्लू हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारा ख्याल रखना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि आज का लेक्चर यहाँ पर ही ख़त्म कर दें, ताकि टाइम भी हो चुका है। तो आगे वाला जो टॉपिक हमारा आने वाला है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो कल वो भी डिस्कस करेंगे। तब तक आपके लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप भी प्रिपेयर हो जाए और हम भी प्रिपेयर हो जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक इजाज़त दीजिए और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस लेक्चर को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में हमने जो है, मेरा फैकल्टी का नाम है बॉटनी बूस्टर, और हम वहाँ पर आपके कमेंट्स में जितनी भी क्वेरीज रहेंगे एज बॉटनी बूस्टर ही वहाँ पर आपका आंसर दूंगा। तो घबराइए मत, हम चल रहे हैं साइंस लेक्चर सीरीज़ में, आप हमारे साथ बने रहिए और जेके एसएसबी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक माइंड सेट कर लें और अपना पूरा टाइम दे दें। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।